बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला वला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम के आगाज़ में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पहले बताना चाहूँगा। वो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ के लगभग है। इंडिया, भारत की आबादी 150 करोड़ के लगभग है। जब वहाँ पे सदारती अवार्ड्स दिए गए तो कुल 200 दिए गए, और जब पाकिस्तान में सदारती अवार्ड्स दिए गए तो 300 दिए गए, जबकि हमारी आबादी उनसे कितने गुना कम है। यही वजह है कि आज पाकिस्तान में वो तरक्की हम नहीं देख रहे, वो खुशहाली हम नहीं देख रहे, वो माशी बहाली हम नहीं देख रहे, जिसकी आज हमें शदीद ज़रूरत है। और भारत हम देख रहे हैं 600 अरब के उनके रिजर्व्स हैं, मईशत उनकी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। सऊदी अरब वहाँ $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और हम यकीनन राह ही तक रहे हैं, रोल ओवर की बात कर रहे हैं कि जो पैसे रखे हुए हैं वो रखे रहें। यकीनन पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बलूचिस्तान की तरफ देखा जाता है, क्योंकि बलूचिस्तान माला माल है, ख़जाने ही ख़जाने हैं। ख़ास तौर पे अगर बात की जाए माइंस एंड मिनरल्स की, तो बैरक गोल्ड के लिए यकीनन रेकोडिक जिसके पास इस वक्त है, जो यकीनन रेकोडिक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ख़जाना है, जहाँ कहा जाता है कि $100 बिलियन से ज़्यादा का सोना है, कॉपर है। जो बैरक गोल्ड एक नई इंटरनेशनल कंपनी है जो वहाँ पर माइनिंग शुरू कर रही है, उसके हवाले है। और बताया जा रहा है कि बैरक गोल्ड आने वाले 8 से 10 सालों में वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा कोई $10 अरब की। अब देखते हैं ये इन्वेस्टमेंट कब आती है, लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म से इतवार के रोज़ जो मीटिंग हुई है CEO और प्रेसिडेंट बैरक गोल्ड की, ये मीटिंग में बैरक गोल्ड के CEO खुद नहीं पहुंच सके, वो ऑनलाइन थे और वीडियो लिंक के ज़रिए मीटिंग हुई है। तो उसके अंदर ये यकीन दहानी कराई गई है कि रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा रेकोडिक से लेके ग्वादर पोर्ट तक, और इसके अलावा बैरक गोल्ड की तरफ यकीन दहानी कराई गई है कि वो कोई 103 किलोमीटर की सड़क बनाएंगे जो कि नौकंडी से माशखेल तक होगी, जिसके बाद जो ये सामान है ये शुरू हो जाएगी तरसील। तकरीबन बताया जा रहा है 2028 में पहली प्रोडक्शन बलूचिस्तान की रेकोडिक खान से निकलेगी, जिससे पाकिस्तान की मैशत को फ़ायदा होगा, यकीनन होगा। बहुत बड़ी खबर है, और आगे चल के प्रोग्राम में इसको तफसीलन डिस्कस भी करेंगे। इसके अलावा बलूचिस्तान में जो मिसिंग पर्सनस का एक केस खड़ा किया जाता है बलोच रहनुमाओं की जानिब से, बलोच के मुख्तलिफ सेगमेंट्स की जानिब से उनकी सोसाइटी के, उसके ऊपर आज के हम प्रोग्राम में तफसीलन बात करेंगे किस तरीके से वो भांडा अब फूट चुका है, और ये मिसिंग पर्सनस का केस एक्चुअली मिसिंग पर्सनस नहीं है, कुछ और ही है। और आपको मैं आगे बताऊं कि हमारी जो निगरान हुकूमत है उसने एक और यू टर्न ले लिया है। पहले हम PTI की हुकूमत को यू टर्न स्पेशलिस्ट कहते थे, इस वक्त हम मौजूदा जो हमारी हुकूमत आई है इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की PDM 2.0, इसके लिए कहा जा रहा है कि इन्होंने एक और यू टर्न ले लिया। पहला यू टर्न लिया था जब इरसा का चेयरमैन तैनात हुआ था, और फिर वो फैसला फ़ौरन वापस लिया गया पीपल्स पार्टी के एहतजाज पर। दूसरा यू टर्न लिया गया है इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी होती है, अहम तरीन मंजूरियाँ इस कमेटी से ली जाती हैं। हमेशा से देखा यही गया था कि वज़ीर ख़जाना इस कमेटी की सरबराही कर रहे थे, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद वज़ीर ख़जाना को कुछ इशूज़ हुए, उन्होंने एहतजाज किया और फिर यू टर्न लिया शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, और फिर उनको वापस वज़ीर ख़जाना को इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का सरबरा लगा दिया गया। इसके अलावा बड़ी खबर यह भी है कि सेशन कोर्ट ने हुक्म दिया है लाहौर की कि इमरान खान को पेश किया जाए, 4 अप्रैल को शाह महमूद कुरैशी को भी पेश किया जाए, और उनके प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी कर दिए हैं। अब देखना यह है कि वो पेश होते हैं या नहीं होते हैं। अदालत को अडियाला जेल में पेश किया जाएगा या इमरान खान को सेशन कोर्ट में पेश किया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त 4 अप्रैल को हमें बता देगा। लेकिन एक बात और जो ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि इमरान खान ने कोई भी डील लेने से इनकार कर दिया। उनको बड़ी डील्स ऑफर हुई हैं कि आप बीमारों के अस्पताल चले जाएं, बीमारों के घर चले जाएं, बीमारों के मुल्क से बाहर चले जाएं। उन्होंने कहा नहीं, मैं मर के जेल से बाहर जाऊंगा या फिर बाइज़्ज़त बरी होकर जाऊंगा, और उन्होंने कोई भी डील लेने से इनकार कर दिया, मुफाहमत को भी रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में हम जानते हैं कि महंगाई का जिन बेकाबू है, और इस वक्त SNGPL सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन कंपनी, और जब भी मैं इस कंपनी का नाम लेता हूँ तो बलूचिस्तान का शहर सुई मेरे दिमाग में आता है, क्योंकि इस शहर से 2 बड़ी कंपनियां बनी, SSGC, SNGPL, दोनों अरबों डॉलर्स की कंपनियां हैं। लेकिन सुई बेचारे का हाल आप देखें तो हम जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब जब इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे अपनी गुज़िश्ता, उसमें भी ये उन्होंने दावा किया था कि हम सुई में गैस की लाइनें डालेंगे। अंदाज़ा कीजिए सुई वालों के दिल पे क्या तीर चलते होंगे जब वो देखते होंगे कि SSGC और SNGPL कितनी बड़ी कंपनियां बन गई, और उनके शहर में जहाँ से गैस निकली तो ये कंपनी अपने पैरों पर खड़ी हुई, उस शहर को कुछ ना मिला, उसका हक खा गए ये लोग। लेकिन आज अपने लिए ये गैस के टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं। SNGPL ने 147% तकरीबन 150% गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी के लिए ओगरा को लिख दिया है। बताया जा रहा है कि जल्द इस पर फैसला किया जाएगा। एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी कॉमर्स हैं खुर्रम आगा, वो 2 दिन के दौरे पर अफ़गानिस्तान गए हैं ताकि अफ़गानिस्तान से तिजारती ताल्लुकात में बेहतरी लाई जा सके।
पर मैं ये हैरान ये हुआ कि जो हमारे नए वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक डार साहब, वो क्यों नहीं गए इनके साथ, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो इंतहाई मखदूश है। हम जानते हैं कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। एहतजाज मजम्मती बयान दफ्तर ख़ारजा तो देता है, लेकिन हमारे वज़ीर ख़ारजा का अभी तक मूड नहीं हुआ है कि वो भी शायद चले जाते हैं हमारे सेक्रेटरी कॉमर्स के साथ, और साथ साथ सेम लाइंस के ऊपर बायलैटरल और भी इशूज़ डिस्कस होते, ट्रेड के साथ साथ सिक्योरिटी इशूज़ भी डिस्कस किए जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यकीनन बलूचिस्तान की बात आज हम तफसीलन प्रोग्राम में करेंगे। आज का प्रोग्राम हम डेडिकेट करते हैं बलूचिस्तान को, बलूचिस्तान के इशूज़ को, और ख़ासतौर पर मिसिंग पर्सनस के इशूज़ को हम आज के प्रोग्राम में तफसीलन डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि मिसिंग पर्सनस का केस हम समझते तो ये थे कि ये लोग एक्चुअली मिसिंग हैं, लेकिन हकीकत क्या, अफसाना क्या, आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा। और एक ब्रेक यहाँ पे हम लेंगे। ब्रेक के बाद एक कमाल पैनल मेरे साथ मौजूद होगा, इसलिए आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आज के स्पेशल पैनल से पहले तारुफ करवा देते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। मेरे साथ मौजूद हैं सिंध के साबिक निगरां वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। मेरे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान के साबिक निगरां वजीर इत्तलात और पाकिस्तान के मशहूर मारूफ सियासतदान भी रहे जाना चक जई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती वक्त के लिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, डिफेंस एनालिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके टाइम के लिए। सैयद मोहम्मद अली साहब, आप भी डिफेंस एनालिस्ट हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, थैंक यू सो वेरी मच सैयद मोहम्मद अली साहब आपके कीमती वक्त के लिए। आज जो मौजू मैं आप तमाम मेहमानों से गुफ्तगू इस पर करना चाहता हूँ वो बलूचिस्तान है, और बलूचिस्तान में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, स्पेशली मिसिंग पर्सनस का जो प्रोपेगेंडा है उसके ऊपर हम तफसीलन बात करना चाहते हैं। लेकिन सर, इससे पहले कि मैं आपसे कोई सवाल पूछूं, एक रिपोर्ट हमारी टीम ने तैयार की है, मैं चाहूँगा कि पहले वो व्यूअर्स को दिखाई जाए, फिर डिस्कशन की जाए। दिखाइए प्रोड्यूसर साहब। पाकिस्तान में मिसिंग पर्सन लापता अफराद के नाम पर सियासत और दहशत गर्दी का बाजार गर्म है। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाइयों के नतीजे में मिसिंग पर्सन्स का बयानिया जमीन बोस होने के करीब। हाल ही में गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर नाकाम हमले की तफसीलात सामने आने पर चश्म कुशा इंकशाफात हुए हैं। गवादर कार्रवाई में ऐसे दहशतगर्द शामिल थे जिनके बारे बलोच यकजहती काउंसिल समेत मुतादिद कलदम तंजीम मिसिंग पर्सन्स का राग अलाप रही थी। मारंग बलोच ने मिसिंग पर्सन्स के मामले पर खूब प्रोपेगेंडा किया। बलोच यकजहती कमेटी की मारंग बलोच का रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा उस वक्त बेनकाब हुआ जब उन्होंने इस्लामाबाद धरने में इंकशाफ किया कि पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक से ईरान में मारे जाने वाले दहशतगर्दों के लवाकिन भी उनके साथ मौजूद हैं। सबको इस बात का अंदाजा है कि ईरान में जो लोग मरे उसकी लवाकिन यहाँ मौजूद है इस धरने में। जबकि गवादर हमले में हलाक होने वाले दहशतगर्द करीम जान वल्द फजल बलोच का ताल्लुक कलदम तंजीम बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से था। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स हमले में मारे जाने वाले BLA दहशतगर्द करीम जान की बहन ने भाई की लाश हवालगी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। ये करीम जान है, मेरा भाई है, इसका लाश मैंने पहचान लिया है। हम दरख्वास्त करते हैं सर हुकूमत से, इसका डेड बॉडी मौजूदा है। लाश हवालगी के दरख्वास्त में दहशतगर्द करीम जान की बहन ने एतराफ किया कि करीम जान दहशतगर्द तंजीम BLA मजीद ब्रिगेड का कारकुन था और वो बलोच यकजहती काउंसिल की तरफ से मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट में शामिल था। हलाक दहशतगर्द करीम जान की बहन ने ये भी तस्लीम किया कि इसका भाई करीम जान दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस था। बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दहशतगर्द करीम जान वल्द फजल बलोच तुर्बत का रिहायशी था जो 25 मई 2022 को लापता हो गया था। इससे कबल दहशतगर्द इम्तियाज अहमद वल्द रजा मोहम्मद भी लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था जो सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में मारा गया। अब्दुल वदूद सातक जई, जिसकी बहन 12 अगस्त 2021 से भाई की गुमशुदगी का राग अलाप रही थी, वो भी मच हमले में मारा गया था। लापता अफराद के नाम पर सियासत करने वाले अनासिर बैरूनी कुव्वतों की ईमा पर मुल्क में बदअमनी और इंतशार फैला रहे हैं। लापता अफराद के नाम पर मुल्क को बदनाम करने की साजिश एक बार फिर बेनकाब हो चुकी है। राइट, रिपोर्ट आपने देखी व्यूअर्स। अब डिस्कशन का आगाज करते हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आई विल स्टार्ट फ्रॉम यू सर। हम ये समझते थे कि मिसिंग पर्सनस का केस, हम एक आम ओपिनियन आम आदमी का यही था सर कि बलूचिस्तान में लोग जब अपने हक के लिए निकलते हैं, एहतजाज करते हैं, तो बहुत सारे ताकतवर लोग उनको उठा लेते हैं।
लेकिन फिर अब बात खुल के जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि जो लोग दहशतगर्द तंजीमों को ज्वाइन कर लेते हैं, अपने घर बार छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर उनके घर वाले शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि हमारे बच्चे मिसिंग पर्सनस में आ गए हैं, जबकि हकीकतन वो बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट या किसी और दहशतगर्द कलदम तंजीम के साथ ट्रेनिंग ले रहे होंगे, उनके कैंप में होंगे। हकीकत क्या, अफसाना क्या? ब्रिगेडियर हारिस नवाज, आप हमें समझाइए प्लीज़। पहला देखें, बात यह है कि बहुत अच्छे से मिसिंग पर्सन का इशू चल रहा है, बट रियलाइज और बहुत दफ़ा ऐसे हुआ पीछे कि जितने टेररिस्ट मारे जाते हैं, चाहे वो अफगान टीटीपी के हों या बीएलए, बीएलएफ, बीएनए, और उनसे इन्फिल्ट्रेट कर कहते हैं अपने अक्सर अफगान नेशनल होती हैं। और बहुत कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मिसिंग पर्सन जो कहे जाते हैं वो उनमें टेररिस्ट निकलते हैं और वो पहचाने जाते हैं और उनकी बॉडीज़ को फैमिली लवाकिन लेकर जाते हैं। मारंगलोच का आपको इंसिडेंट याद होगा, हैदराबाद में जब उन्होंने धरना दिया हुआ था, तो जो ड्रोन अटैक पाकिस्तान ने किया ईरान की सरहद में, उसमें जो टेररिस्ट मारे गए, उसने खुद कहा कि इसके अंदर हमारे मिसिंग पर्सन हैं और उनको हम वहाँ से इवैक्यूएट करना चाहते हैं, बॉडीज़ को लाना चाहते हैं। एक तो वहाँ कंफर्म हो गया कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो मिसिंग पर्सन जो हैं वो एक्चुअली दे हैव जॉइंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बीएलए, बीएलएफ, बीएनए, टीटीपी, और जाके उनकी फैमिलीज़ को भी पता है। उन्होंने सिर्फ ये अपने आप को कवर करने के लिए हुकूमत को और आई वुड से सिक्योरिटी फोर्सेस को बदनाम करने के लिए ये तरीका करते हैं। और उसके बाद अभी आपके सामने गवादर पोर्ट अथॉरिटी में जो हमला हुआ, उसमें करीम जिसकी बहन ने उसकी बॉडी क्लेम कर ली है, उससे पहले भी आइडेंटिफाई हो गया था कि ये भी एक मिसिंग पर्सन में शामिल था जो कि ये टेररिस्ट है। इन चीज़ों से एम्पली ये क्लैरिफाई होता है कि ये लोग मिसिंग पर्सन नहीं है, ये अपनी मर्जी से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर चुके हैं। आई वुड से कि काफ़ी हद तक फैमिलीज़ को भी मालूम है कि ये उनके साथ गए हुए हैं और उनसे कॉन्टैक्ट भी होगा, लेकिन वो सिर्फ बदनाम करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को और आर्म फोर्सेस को, जो कि दुश्मन का नैरेटिव भी है और फिर इन लोगों का भी, इंडिया का भी नैरेटिव है कि फ़ौज और अवाम को किसी तरीके से दूर करो, फ़ौज को कमज़ोर करो, पाकिस्तान का खुदा न खास्ता नुकसान पहुँचाओ। तो ये चीज़ें अब क्लियर हो गई हैं। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ये है कि हमारी चाहिए कि कोर्ट्स को समझना चाहिए और जो जर्नलिस्ट इनको सपोर्ट अननेसेसरीली करते हैं उनको क्लियर होना चाहिए। ये टोटल ढोंग नचाया गया है। मिसिंग पर्सन कोई भी नहीं है, तमाम के तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से मिल गए हैं, वहाँ जाके बैठे हुए हैं, उनसे फ़ायदा भी ले रहे हैं, तनख्वाहें भी ले रहे हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी ले रहे हैं, और वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ ऑपरेट कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट कर रहे हैं। अब मेरे ख्याल में इनको केस को ख़त्म हो जाना चाहिए और आगे कोई धरने का जवाब मिलना चाहिए। मारंगलोच बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो गई। इस तरह के जितने टाइप आते हैं मिसिंग पर्सन में, देयर कैन बी 5-10% लोग हो सकते हैं, लेकिन आप ये देखें कि वो लोग जो धमाके करते हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं, हमारे सिविलियंस को, हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस को शहीद करते हैं, क्या उनको पकड़ना बुरी बात है? अगर आपके कोर्ट्स के ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है, कोर्ट उसके ऊपर फैसला नहीं करते हैं, आपके सामने जितने भी कोशिश होते हैं, इवन आपके जो टेररिस्ट पकड़े गए थे ये पेशावर एपीएस स्कूल के लिए, उनको भी पेशावर कोर्ट ने उनको छोड़ दिया था। इसके बावजूद भी आप देखें तो ये कोर्ट को समझना चाहिए कि ये चीज़ें अब ख़त्म होनी चाहिए और स्पीडी ट्रायल, जस्टिस और इमीडिएट रेमेडी। इसके लिए जब हम कहते हैं मिलिट्री कोर्ट्स की बात करते हैं, उसमें इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे होते हैं। हर किस्म का उसको डिफेंस का अपने लॉयर रख सकता है, जो सज़ा मिलती है, कई बरी भी हो जाते हैं, जिनको सज़ा मिलती है उनकी रेमेडी है, दे कैन गो टू हाई कोर्ट, दे कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सो ये चीज़ें अब जो एक ख़ास एक ग्रुप चल रहा है, ट्रोलिंग भी कर रहा है, सोशल मीडिया की बात कर रहा है कि किसी तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस को, आवाम को दूर करो और फौज को नुकसान पहुँचाओ। दिस नैरेटिव वी एज ए होल नेशन शुड डिफीट एनिमी के नैरेटिव। ठीक ये सर, बहुत ही जरूरी है। आपके ठीक दबाव सर। से प्लीज बी वेरी केयरफुल ऑल पाकिस्तानी इन दिस रिगार्ड। जानचक जही साहब, यानी ब्रिगेडियर साहब ने बड़ा अच्छा समझा दिया कि बेसिकली ये पूरा एजेंडा, प्रोपेगेंडा पाक फौज को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, जो कि अब मेरे ख्याल से मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गया है। स्पेशली जब ये ग्वाडर पोर्ट अथॉरिटी पर जो अटैक हुआ था, उसमें करीम जान बलोच की बहन ने कंफर्म कर दिया है, पहचान भी लिया है, बॉडी भी मांग ली है और ये भी बता दिया कि वो बीएलए के लिए काम कर रहा था और वो उनकी बहन वही मिसिंग पर्सनस का राग आलाप रही थी। आपकी नज़र में सर पाकिस्तानी कौम को इस प्रोपेगेंडा को किस तरह जवाब देना चाहिए और एजेंडा का किस तरह खात्मा करना चाहिए? जानचक जही साहब। देखिए, प्रोपेगेंडा तो उस वक्त डाई डाउन होगा जब नेशनल मीडिया
या जो हर रोज 200 टॉक शोज होते हैं एक सियासी ड्रामे पे जिसका नाम पीटीआई है, वो इन क्रिटिकल इश्यूज पे जो बलूचिस्तान फेस कर रहा है, जिसमें मिसिंग पर्सन का प्रोपेगेंडा एक है, उन पे फोकस करे। मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आज आपने एक बोरिंग नेशनल मीडिया के लिए एक बोरिंग सब्जेक्ट बलूचिस्तान के नाम आपने डेडिकेट किया है आज का प्रोग्राम, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं बलूचिस्तान के इशू पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और आप इशारा भी किया कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए जो इन्वेस्टमेंट बलूचिस्तान आ रही है वो बेसिकली की है। तो एक पहली बात ये कि कौम को समझाने की जरूरत है, और कौम को उस वक्त हम समझाएंगे जब आपके लिबरल तबकात और मीडिया और बड़े जर्नलिस्ट जब बलूचिस्तान के हवाले से प्रोग्राम करेंगे और उसमें बलूचिस्तान का इनपुट आएगा। दूसरी बात ये कि ये आप ब्रिगेडियर हारिस साहब ने बड़ा अच्छा मुकदमा रखा है। जो इस वक्त बुनियादी इश्यूज हैं वो ये कि मिसिंग पर्सन्स या रियासत पाकिस्तान पे हमलावर हैं या हमला करने जा रहे हैं, या वो किसी ट्रेनिंग कैंप में अफगानिस्तान या ईरान में ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। लिहाजा ये मिसिंग पर्सन नहीं है, ये टेररिस्ट इन ट्रांजिशन है। जहां पे इन्होंने हमला किया इनका नाम आ गया पंजगूर, और अभी जो गवादर में हुआ के जो लोग मिसिंग पर्सन थे वो एक्चुअली टेररिस्ट कैंपों में थे, जबकि उनके लवाकिन, उनकी बहनें इस्लामाबाद में महारंग के धरने में बैठी थी, और इस्लामाबाद के लिबरल क्लासेस और बड़े बड़े जर्नलिस्ट उनके पास आते और उनसे हमदर्दी करते, जबकि वो रियासत पाकिस्तान पे हमलों के लिए तैयारी और ट्रेनिंग कैंपों में मसरूफ थे। तो एक तो ये तजाद है। फिर मैं एनेक्डोटल मिसाल दूंगा, जो अभी मच में वाकया हुआ उसमें एक शख्सियत जिसका नाम वदूद सातकजई है साबित हो गया, उसकी बहन थ्रू आउट मारंग बलूच के साथ थी और उन्होंने उनकी तस्वीरें उठाई थी। इसी तरह अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी इशारा किया, करीम बलोच 25 मई को गायब होता है 2023 में, और सॉरी 22 में पाकिस्तान की फोर्सेस पे लगाया जाता है कि उन्होंने जो है इसको यरगमाल किया या अगवा किया है। लेकिन जब गवादर पे हमला होता है वो एक लीड कैरेक्टर है, वो एक पूरे जो टेररिज्म का ये पूरा बहुत बड़ा हमला जो 8 लोगों ने किया उसको लीड कर रहे थे, यानी वो उसके लीडर थे, सरगना थे, बड़े टेररिस्ट थे। अच्छा, फिर बदकिस्मती देखें दुनिया में कहीं भी जो लवाकिन है वो टेररिस्ट की बॉडी क्लेम करने के लिए नहीं आ सकते। यूके में, अमेरिका में अगर आप टेररिस्ट हैं तो वो बॉडी लिक्विडेट हो जाती है, कभी भी वो वापस नहीं लौटाई जाती। पब्लिक फेयर ऑफ पब्लिक प्रोटेक्शन, और इसी तरह जो है ये इसका नेगेटिव फॉल आउट आएगा, क्योंकि इनको किसी भी तरीके से दफनाना इक्विवेलेंट नहीं है हमारे शहीदों का जो रियासत को बचाने और रियासत को डिफेंड करने के लिए शहीद होते हैं। लिहाजा ये भी एक बदकिस्मती है। लेकिन बहरहाल ये फैक्ट है आज हमारे सामने कि मिसिंग पर्सन का दूसरा नाम है टेररिस्ट इन ट्रांजिशन, या टेररिस्ट जो अभी हमलावर हो चुके हैं या जो हमला करने जा रहे हैं। वेरी वेल सेड सर, आपने हमें समझा दिया कि टेररिस्ट इन ट्रांजिशन असल नाम है इन मिसिंग पर्सनस का जो पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं या हमला करने जा रहे हैं। ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब, आप इस पूरे केस को कैसे देखते हैं, स्पेशली अब जो जान अचकजई साहब, ब्रिगेडियर हारिस नवाज ने जो गुफ्तगू की है, इसके बाद आप सर हमें किस तरह समझाने की कोशिश करेंगे आखिर ये मामला है क्या और इसका सोल्यूशन क्या है? ब्रिगेडियर मसूद जी, बहुत शुक्रिया तला। देखें, मैं तो ये बताना चाहूँगा, इट हैज़ बिकम ए ग्लोबल फिनोमिनन है कि, और जिसमें पाकिस्तान में ज़्यादा ह्यू एंड क्राई इसमें बनाया गया है। और देखें कि ये एक कंट्रोवर्शियल इशू इसको बनाया गया है, मुतनाज़रा बनाया गया है, और इसको मिथ्स, अनफाउंडेड मिथ्स हैं, एक अफसानवी कहानियाँ हैं जो झूठ पे मुबनी है, और एट टाइम इसको समझा नहीं गया कि एक्चुअल इशू क्या है। अब देखा जाए कि जहाँ जहाँ पे ये मसाइल होते हैं, वहाँ पे जहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स होती हैं, जहाँ पे टेररिज्म है, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, राइट फ्रॉम 1979 जब अफगानिस्तान में सोवियत इन्वेजन हुआ तो उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पाकिस्तान में क्रिएट की गई, और इसके बाद धमाके शुरू हो गए थे। और फिर मेनली भी इस 9/11 के बाद देखें कि फर्दर इसमें ज़्यादा जोर पकड़ा गया, जोर इसमें आई जब इंडिया इन्वॉल्व हुआ 66 ट्रेनिंग कैंप से फ्रॉम इनसाइड अफगानिस्तान, वहाँ से ये एक्टिविटी स्टार्ट हुई। तो इसके साथ साथ देखें जब ये हालात होते हैं तो स्टेट को अपने रिट एस्टेब्लिश करने के लिए फिर इस पर एक्शन लेना पड़ता है, फिर उसमें टेररिस्ट मारे जाते हैं। लेकिन इसमें मोटिव्स जो हैं वो देखने वाले हैं, ये सियासी ज़ाती मफादात के लिए। जिस तरह मिसाल के तौर पे
अख्तर मैंगल ने कहा और कई दफा दावा किया उन्होंने कि जी 5,000 के करीब मिसिंग पर्सन है। जब उसको पूछा गया कि आप लिस्ट प्रोवाइड करें तो ही प्रोवाइडेड लिस्ट ऑफ ओनली अबाउट सम 900 पीपल, तो वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे। और थर्ड मेनली जो है ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान को बदनाम करना, इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को बदनाम करना ऑन द बेहेस्ट ऑफ द होस्टाइल एजेंसी। यकीनन राव इसमें शामिल है। प्रीवियसली इट वाज सेंट दिस नो अभी है। अब इसमें क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए वो टेररिस्ट था, वो मारा गया, वो हो सकता है माइग्रेट करके अफगानिस्तान चला गया, हो सकता है वो लड़ने के लिए यमन गया है, इराक गया है, अफगानिस्तान गया है, या वो इन मुल्कों के जेल में है। वह हो सकता है ही हैज जॉइंड एज ए रिक्रूट या रिक्रूटमेंट हुई है उसको इस्लामिक स्टेट में, या वो टीटीपी में गया है, या ट्राइबल क्लैशेस में मारा गया है, या पर्सनली वो खुद छुप गया है, या इसके अलावा उसने पॉलिटिकल असाइलम लिया किसी बाहर के मुल्क में। और इसके अलावा ये है कि हो सकता है कि ही इज अंडर कस्टडी, जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने डिक्लेयर किया है कि फॉर ही इज बीइंग इंटरोगेटेड टेररिज्म के लिए और या एस्पिनाज के लिए है। तो ये वो वजूहात हैं। अगर हमने फर्दर डिटेल्स में जाना है तो मेरे ख्याल में छिपा वालों से और एदी से अब हम मालूमात ले सकते हैं जहाँ पे अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज आती हैं। तो ये वजूहात हैं। जब हम बलूचिस्तान की पिक्चर की बात करते हैं कि जाना चकदई द राइट पर्सन, लेकिन देखें सबसे कम केसेस बलूचिस्तान के हैं और सबसे ज़्यादा रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान के हैं। लेकिन पॉलिटिकल माइलेज के लिए इसको प्रोपेगेट किया गया। टोटल 25% केसेस हैं बलूचिस्तान के, और वहाँ पे जो ट्रेस जो लोग हुए हैं 82% सक्सेस रेट थी। लेकिन पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ऑन द बिहेस्ट ऑफ होस्टाइल एजेंसी रा के कहने पे बीएलएफ वालों ने जो उनके फ्रंट पे जो थे, मामा कदीर था या मारन बलोच थी, समीद्दीन थी या अभी जिस तरह मोहसिन दावर था, ये प्रोपिगेट करते रहे हैं। लेकिन ये है कि इसको समझने की जरूरत है, प्रोपिगेंडा स्टंट है। और लेकिन ये है बलूचिस्तान का आउट ऑफ नोवेयर इसको उछाला गया है। जिस तरह मैंने बताया टोटल 25% केसेस थे जो रिकवर हुए हैं, इट इज 82%। राइट ब्रिगेडियर साहब। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपकी नज़र में अब पाकिस्तानी कौम इस मिसिंग पर्सनस के झूठ के पलंदे को किस तरह शिकस्त दे? व्हाट इज द राइट वे फॉरवर्ड सर? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, दो बातें मैं करूँगा इस बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। पहली बात ये है कि देखिए जो पाकिस्तान के अंदर जो हमारे मुल्क दुश्मन अनासर हैं या जो सेपरेटिज्म की कोशिश करते हैं, उनका सिर्फ जो फिजिकल हमला है, जो काइनेटिक एक्शन है, वो असल मसला या ख़तरा पाकिस्तान को नहीं है। बल्कि ये जो सारी गुफ्तगू हुई है, अगर इसको मैं समराइज़ करूँ तो इससे ये साबित होता है कि उनको बैरूनी दुश्मनों की जानिब से सिफारती, सियासी, कानूनी, नफ्सियाती और मादी। तो अब अगर हमने एक हिकमत अमली जामिया अंदाज में मुरतब करनी है दहशतगर्दी और सेपरेटिज्म को फैसला कुन और देरपा अंदाज में शिकस्त देने के लिए, तो आपको इन चारों डोमेन्स, चारों महाजों पे बैक वक्त काम करना होगा। एक जानिब हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, इंटेलिजेंस इदारे, अफवाज जो हैं नहायत कामयाबी के साथ दहशतगर्दी का मुकाबला काइनेटिक डोमेन में कर रही हैं, इंटेलिजेंस कर रही हैं। लेकिन जो तीन और महाज हैं उसमें तलहा साहब आपकी, मीडिया की, सिफारतकारी की, थिंक टैंक्स की, हमारी अदलिया की, हमारी एनजीओज और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट भी उतनी ही अहम है इसको अवाम में वो शऊर बेदार करने के लिए, जिसके नतीजे में दहशतगर्दों का खाली फिजिकल खात्मा नहीं होगा बल्कि उनके नजरिए और सोच जो है उसका हमारे माशरे के अंदर जो है भी खात्मा मुमकिन हो सकेगा। मैं क्विकली इसकी जो स्ट्रैटेजी है वो आपसे शेयर कर देता हूँ। देखिए, 4 जहतें हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। एक पहली जहत जो है ना वो एंट्री लेवल है, एक बिनाइन मासूमाना तौर पे एक तलबा तंजीम जो है वो कुछ जोशीले नौजवानों को एथनिक आइडेंटिटी की बेसिस पे कल्टीवेट करती है, रिक्रूट करती है, और फिर उस तलबा तंजीम के अंदर वहाँ पे एक ख़ास माहौल में एक ख़ास बयानिया और सोच मुरतब की जाती है रियासत के ख़िलाफ़ बिलअमूम और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बिलखुसूस।
और फिर जब वो जहन साजी मुकम्मल हो जाती है, एक नफरत का जहर भर दिया जाता है उस नौजवान के अंदर, तो फिर उसको उन ट्रेनिंग कैंप्स में हमसाया ममालिक में रवाना कर दिया जाता है अस्करी तरबियत हासिल करने के लिए। और यहाँ पे फिर तीसरी स्टेज आती है कि उसके लवाकिन और सपोर्टर्स जो हैं वो एक बयानिया बनाते हैं कि जनाब देखें ये मिसिंग पर्सन है, और इल्ज़ाम लगाया जाता है रियासती इदारों के ऊपर कि उनके ऊपर भी प्रेशर डाला जाए कि जनाब इनको तो अगवा कर लिया गया है या उठा लिया गया है। अच्छा, इसी मामले को वो बाज़ दफ़ा कोर्ट में भी ले जाते हैं, सब जुडिस हो जाता है कि देखें जी रियासत से पूछा जाए कि ये किसकी तहवील में है, ताकि कानूनी एतबार से भी रियासत पे प्रेशर डाला जाए। और तीसरा इसका जो प्रॉन्ग है वो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओज हैं जो कि इसको बहुत ज़्यादा तशहीर देती हैं और एक साइडेड व्यू देती हैं, जिसका मकसद भी रियासत पे एक मोरल प्रेशर डालना है। और फिर इंटरनेशनल मीडिया जो है वो उस पे जलती पे तेल का काम करता है, वो मजीद पाकिस्तान को एक इनसिक्योर और अनस्टेबल और गैर महफूज रियासत के तौर पे पेश करता है। और फिर जब वो फिजिकल एक्शन करता है, किसी दहशतगर्द कार्रवाई में बराह रास्त मुलविस पाया जाता है और वो पाकिस्तान की अफवाज इंटेलिजेंस इदारे कामयाबी के साथ उसके हमले को नाकाम बनाते हैं और वो अपनी हलाक हो जाता है, तो फिर ये हकीकत सामने आती है। लेकिन आपके तवज्जुह से हमने नाजरीन को ये बताना है कि उसकी दहशतगर्दी तस्वीर का सिर्फ एक रुख है। इसको नाकाम बनाने के लिए मीडिया में गैर मोहतात रिपोर्टिंग, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का स्क्यूड नैरेटिव, अदलिया की भी जिम्मेदारी है कि वो जामिया अंदाज में इस पूरे मसले को देखे। तो मैं समझता हूँ तभी ये एक मजमूई, एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ डिसाइसिवली सस्टेनेबल अंदाज में इस नासूर से हम निमट सकेंगे। राइट सर, एक मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, अपने पैनल की इजाज़त से मैं एक ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे एक वीडियो लीक हुई है अफगानिस्तान में, जिसके अंदर देखा जा सकता है पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पर हमलों की मनसूबाबंदी की जा रही है। साथ साथ ये सवाल भी उठाएंगे कि आखिर पाकिस्तानी मीडिया इस इंपॉर्टेंट इशू का सही रुख अवाम तक क्यों नहीं लेकर आता और हमारी कहाँ कहाँ और नाकामी है। क्योंकि हम ये तो देखते हैं कि बड़े बड़े लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है, लेकिन वो लोग जो कौम को गुमराह कर रहे हैं उनका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो पा रहा। क्या वजह है, ब्रेक के बाद पूछेंगे। वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। आज का प्रोग्राम हमने किया बलूचिस्तान के नाम और खासतौर पे मिसिंग पर्सन्स के प्रोपेगेंडा की तरफ हमने इसका रुख किया आज के प्रोग्राम का। कमाल पैनल भी मेरे साथ मौजूद है। अब मैं सवाल पहले पूछना चाहूँगा ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब आपसे। सर, एक वीडियो लीक हुई है अफगानिस्तान में, उसमें देखा जा सकता है कि जो वहाँ के एक लीडर भी हैं और ये बताया जा रहा है कि वीडियो अफगानिस्तान के इलाके डांगर अलगद में बनाई गई है और इसमें देखा जा सकता है कि एक जो वहाँ के लीडर हैं वो ये कह रहे हैं, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के लीडर हैं याया हाफिज गुल, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर हमले की तैयारी की जाए, हम पाकिस्तान से बदला लेने के लिए तैयार हैं, मुजाहिदीन अमीरुल मोमिनीन शेख अब्दुल्ला के अहकामात पर तैयार हैं। मैं तो हैरान होता हूँ जब ये अपने नाम के साथ अमीरुल मोमिनीन लगाते हैं कि कैसे ये अमीरुल मोमिनीन हो सकते हैं, अस्तगफुरुल्लाह। लेकिन सर एक बात तो वाज़ेह है कि आज हमारे सर सेक्रेटरी कॉमर्स 2 रोज़ा दौरे पर अफगानिस्तान गए हैं अफगानिस्तान से तिजारत बढ़ाने के लिए, पर सर वो मेहनत नहीं हो रही है। अफगानिस्तान से जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है ना सर, उसको रोकने के लिए हमारे वजीर खारजा को जाना चाहिए था, लेकिन सैडली इसाक डार साहब तो नहीं जा रहे हैं। सेक्रेटरी को भेज दिया कॉमर्स को, आगा साहब को, कि आप जाके तिजारत बढ़ाएं। अगर अफगानिस्तान के साथ हमने सही तरीके से सर अपनी डिप्लोमेसी नहीं की तो हम तो ये नाकाम हो जाएंगे दहशतगर्दी रोकने में। और ये सारे मिसिंग पर्सन हम जानते हैं या ईरान जा रहे हैं या अफगानिस्तान जा रहे हैं, और क्योंकि हमारा डिप्लोमेटिक फेलियर है जिसकी वजह से हम अपने ताल्लुकात इन मुल्कों से बेहतर नहीं कर पा रहे हैं और इन दहशतगर्दों को ना रोक पा रहे हैं, ना वहां से होने वाली पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोक पा रहे हैं। आपकी नज़र में सर क्या करना चाहिए ब्रिगेडियर मसूद? यहाँ देखें, मैं तला थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। देखिए 15 अगस्त 2021 से पहले पाकिस्तान में 86% रिडक्शन थी इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में, टेररिस्ट अटैक्स में। अफगान तालिबान के आने के बाद से जो राइज हुआ तो 60%, और पिछले चंद 3 महीनों में इट वाज 17% प्लस थी, तो ऑलमोस्ट समझ लें 77% इंक्रीज हुए। और देखें जब ये तो सब ने कहा, टॉम वेस्ट ने भी कहा, जनक कुरेलो ने भी कहा कि द मोस्ट बेनिफिटेड ऑर्गेनाइजेशन अफगानिस्तान में अफगानी तालिबान के आने के बाद वो TTP है। अब TTP को लिबर्टी है मूवमेंट की है, वहाँ पे हाइड आउट्स है, वहाँ से वो ऑपरेट करते हैं। दे आर आर्मिंग अफगान तालिबान, TTP को आर्म कर रहे हैं विद लेटेस्ट US वेपन जो छोड़ के गए थे। और मोस्ट डेंजरसली देखें कि नाइट विजन डिवाइसेस हैं, लेजर गाइडेड वेपन्स है,
जो एक नई ट्रेंड डेवलप हुआ है विद दिस वेपन्स। इसके अलावा फाइनेंसिस का कोई इशू नहीं है, इंडिया फाइनेंस कर रहा है थ्रू सिरिपल सर्व, और GDI जो है जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस थ्रू दिस सेक्शंस जैसे सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली। उमर खालिद खुरसानी को रिसेंट पेमेंट्स हुई हैं, और इसके अलावा जो उनकी फैमिलीज हैं उनको पेमेंट्स कर रहे हैं, और दे आर फैसिलिटेटिंग अलकायदा वगैरह सारा कुछ जो भी हैं। हमने हमारी जो रिक्वायरमेंट ये है कि हमने भाई सिंपल ये कहा कि एक तो हाइड्रोट्स आप इनको डिसमेंटल करें, सेकंड जो है ये दे शुड सरेंडर टू पाकिस्तान, और वहाँ से दे शुड नॉट यूज अफगान साइल फॉर अटैक्स अगेंस्ट पाकिस्तान। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अफगान नेशनल्स अनफॉर्चुनेटली इक्वली दे आर इन्वॉल्व इन अटैक्स अगेंस्ट पाकिस्तान। देखे जो 26 टेररिस्ट जो सुसाइड अटैक्स हुए थे, 17 अफगान नेशनल्स थे, 64 अफगान नेशनल्स को हमने इनकाउंटर्स में मारा है। जो चतराल में अटैक्स हुए थे जो हमारे FC के पोस्टों पे, उसके अलकायदा की डायरेक्शन थी, अफगान तालिबान की डायरेक्शन थी, वो इसमें शामिल थे। और सबसे जो मियांवाली में जो हमले हुए, किला सैफुल्लाह में हुआ, जोब में जो हमले हुए, यही वेपन्स भी इस्तेमाल हुए, अफगान नेशनल इसमें शामिल हुए। लेकिन देखिए अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हुई है विच इज़ वेरी सीरियस, लास्ट ईयर यूनाइटेड नेशन की जो एनालिटिक टीम की रिपोर्ट थी उसमें उन्होंने थ्रेट कहा था अलकायदा है, दिस टाइम उन्होंने कहा इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान है। और अब रिसेंटली जनक कुरेला ने जब वो अपीयर हुए बिफोर सेनेट के आर्म्ड कमेटी में, उन्होंने उस वक्त ये पेशन गोई की थी कि इस्लामिक स्टेट इतनी स्ट्रांग बन गई है, वो किसी वक्त अगले 6 महीने के अंदर अंदर वो कोई ऐसा ऑपरेशन कर सकते हैं अमेरिका में या वेस्ट में। सो मॉस्को वाला हमने रिसेंटली देख लिया कि जो वहाँ पे हुआ। सेकंड, उन्होंने ये भी कहा था TTP इज ए थ्रेट टू पाकिस्तान स्टेबिलिटी, और उन्होंने एविडेंस दिया था। दोहा जो कॉन्फ्रेंस अब रिसेंटली हुई थी तो उसमें भी उन्होंने इस बात पे कंफर्म किया कि जो पाकिस्तान का स्टांस था उसको उन्होंने एग्री किया। टॉम वेस्ट जो स्पेशल एनवाई है उन्होंने इस पर भी एग्री करते हैं, रीजनल कंट्रीज भी इस पे मानते हैं। सो अफगानिस्तान अभी देखिए एपिक सेंटर बन गया है ऑफ टेररिज्म। 23 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से 17 का फोकस पाकिस्तान है। अब TTP पाकिस्तान है, और ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट चाइना फोकस कर रहे हैं, तहरीक तालिबान ताजिकिस्तान फोकस कर रहे हैं, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान को फोकस कर रहे हैं। इस्लामिक स्टेट का ग्लोबल है, अलकायदा भी का ग्लोबल है। सो थ्रेट इज रियल। और वहाँ पे पाकिस्तान की तो बड़ी हमेशा कोशिश रही है कि अफगानिस्तान के साथ हम अच्छे ताल्लुकात एस्टेब्लिश करें, और हमारे चीफ, लेकिन ये है कि अनफॉर्चुनेटली डिस्पाइट आवर सिंसियर एफर्ट्स वो अब इन्होंने ये कंफर्म किया है और लाइकली है कि अफगान तालिबान इसको अब TTP पे क्रैक डाउन नहीं करेंगे। बट विद द रिसेंट स्ट्राइक जो पाकिस्तान ने किया है और एक मैसेज दिया है, तो इसमें देयर इज अ डिवीजन काबुल में, कंदहार में के दरमियान, फिर TTP और अफगान तालिबान के दरमियान एक डिवीजन की रिपोर्ट आ रही है। तो मेरा ख्याल में देखते हैं कि अगले चंद हफ्तों में, महीनों में क्या होता है। राइट। सैयद मोहम्मद अली साहब, इस वीडियो के अंदर सुना जा सकता है वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान से बदला लेने को तैयार हैं। सर, हम बखूबी जानते हैं कि जब पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया वॉर ऑन टेरर में, तब भी अफगानिस्तान हमसे नाराज हुआ, और भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिस तरह हमने अभी अफगानियों को वापस भेजा है उनके मुल्क जो गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान रह रहे थे, तब भी एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हुआ, और उसके उस नेगेटिव सेंटिमेंट से फ़ायदा उठाया जा रहा है दुश्मन ममालिक की जानिब से। और हमारे यहाँ सर एक नाकाम वजीर ख़जाना को फिर से वफाकी वजीर खारजा बना दिया गया है। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर सर फेल हो चुका था, तो वो फॉरेन मिनिस्टर पास कैसे होगा? ऐसे में सर अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात बेहतर कैसे होंगे और अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती रहेगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे? योर व्यू ऑन इट सैयद मोहम्मद अली साहब। देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि ये बात हकीकत है कि जो हमारे अफगान भाइयों के लिए हमने जिस दरिया दिली का मुजाहरा किया और जो कुर्बानियाँ 45 साल में दी हैं, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने उसको रेसिप्रोकेट नहीं किया है, दोहा अकॉर्ड को भी इम्प्लीमेंट नहीं किया है, और पिछले 3.25 साल में उन्होंने मुसलसल यूँ लगता है कि ना सिर्फ हमें टेक फॉर ग्रांटेड किया है, जिसने हमें फोर्स किया कि जिस तरह हालिया हमने एक्शन लिया हाफिज गुल बहादुर ब्रिगेड के रिस्पॉन्सिबल अफराद के ख़िलाफ़, और फिर उनकी जानिब से जो बयान भी सामने आया जनाब, उससे ये बात साबित होती है कि उनके रैंक्स में, उनके नज़रिए में और उनके स्ट्रक्चर में ना सिर्फ उनके लिए हमदर्दी पाई जाती है TTP के लिए, बल्कि वो उनके ऊपर जो कार्रवाई है उसको अपने मफाद के ख़िलाफ़ गर्दानते हैं।
तो ये एक बहुत तशवीशनाक बात है और ये इस बात का सबूत है कि जिस तशवीश का इजहार, जिस खदशे का इजहार हम पौने 3 साल से कर रहे थे, अब यूँ लगता है कि आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट जो कंधार में दी जाती है, उसके बावजूद जो उनका रैंक एंड फाइल है, जो उनका पावर स्ट्रक्चर काबुल में है, जो हक्कानी नेटवर्क में उनका सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर है, का निज़ाम है, उसके अंदर बड़ी गहरी जड़ें पाई जाती हैं टीटीपी की और उनकी सरपरस्ती भी की जाती है। आप जानते हैं कि कई दफ़ा ये खबरें सामने आ चुकी हैं कि जो अमरीकी असलहा छोड़ के गए हैं, वो भी उनको खुले बंदों दस्तयाब है। बल्कि इस वीडियो के नतीजे में तो ये बात भी साबित हो जाती है कि उनको बराह रास्त गाइडेंस, एडवाइस, ट्रेनिंग, फैसिलिटेशन, लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी हासिल है। तो अब मैं ये समझता हूँ कि ये बात साबित हो चुकी है कि बुनियादी तौर पे अफ़गान तालिबान एक इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना अंदाज में रियासत चला रहे हैं और अभी तक उनका माइंडसेट और अप्रोच एक नॉन स्टेट एक्टर की है, जिसकी वजह से उनकी अगर तवक्कुआत हैं कि वो बैनुल-अक़वामी तौर पे रिकॉग्नाइज़ हों, वहाँ इन्वेस्टमेंट आए, उनका मुल्क सिक्योर, स्टेबल और खुशहाल हो सके, तो वो इस सोच और तर्ज अमल के साथ बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। और जिस तरह अभी ब्रिगेड साहब ने कहा, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ कि अब अनफॉर्चुनेटली अफ़गानिस्तान न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते के दीगर ममालिक बल्कि आलमी बरादरी के लिए भी एक खतरा बनता जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि खुद अफ़गान अवाम के ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो भी काबुल इंतज़ामिया पे ये दबाव डालें कि उनकी खुशहाली, उनके घर वापस जाना, अपने मुल्क को दोबारा से बसाना और तरक्की देना उसी वक़्त मुमकिन होगा जब अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के साथ मिलकर दहशतगर्दी को एक कॉमन थ्रेट समझे और उसके खात्मे में हमारे साथ ताउन करे। राइट सर। जानचक जई साहब, आपसे दो सवाल। एक तो मेरी नज़र में हमारे फॉरेन मिनिस्टर को जाना चाहिए था अफगानिस्तान, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करें और वहाँ की सरजमीन जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है उसको रोके। लेकिन सैडली हमने सेक्रेटरी कॉमर्स को भेजा है, खुर्रम आगा साहब को, ताकि हम तिजारत बढ़ाएं अफगानिस्तान से। इसके ऊपर आपका ओपिनियन। और दूसरा ओपिनियन सर, क्या वजह है कि हम, क्योंकि आप वजीर इत्तलात थे सर अभी निगरान हुकूमत में, हम मीडिया को कंट्रोल नहीं कर पाए और मीडिया के बहुत बड़े अच्छे अच्छे नामवर हल्के जो हैं वो इस मिसिंग पर्संस के प्रोपेगेंडा को सपोर्ट करते हैं, बट वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। जाना चकजई साहब। ताल्लुकात उनके साथ टेंस हैं, जो इंगेजमेंट है सिक्योरिटी डोमेन में लाजमी बात है उस पहले वो इंगेजमेंट जो है वो टेक प्लेस करेगा और उसके लिए जो हमारे स्पेशल इन्वॉय है अफगानिस्तान के लिए दुरानी साहब जो एक मंजे हुए डिप्लोमेट है वो ऑलरेडी इंगेज हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो पेडेस्ट्रियल फॉरेन यानी फॉरेन मिनिस्टर का है जिसपे ये इंगेजमेंट हो सकती है। वो एक नेक्स्ट लेवल है रिलेशन का। जब तक ताल्लुकात जो है उस लेवल पे नहीं पहुंचते, मेरा नहीं ख्याल कि फॉरेन ऑफिस इस लेवल पे जो है इन्वेस्टमेंट करेगा कि अपने फॉरेन मिनिस्टर को काबुल भेजे। दूसरी बात ये कि मीडिया के हवाले से देखिए, मीडिया ने अभी एक ऐसे यानी इवॉल्व होना है। मीडिया बिल्कुल इस वक्त जो है इररिलेवेंट हो चुका है। लोग इन सियासी टॉक शो में इंटरेस्टेड नहीं है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, डिप्लोमेटिक दूसरे इंपेरेटिव्स हैं उनको कवरेज नहीं मिलती। 200 जिस तरह मैंने इशारा किया डेली शोज होते हैं, वो सिर्फ सियासी इश्यूज पे होते हैं, जबकि पाकिस्तान के क्रोनिक मसाइल इकोनॉमिक हैं और बाकी जो एजुकेशन है, हेल्थ है, साफ पानी है और लोगों के मसाइल हैं। अगर ये एवोल्यूशन नहीं आता तो मेरे ख्याल में बहुत जल्द मीडिया पे दबाव आएगा कि वो या शट डाउन करें या 390 डिग्रीज अपनी जो एजेंडा है एडिटोरियल उसको चेंज करें। क्योंकि सोशल मीडिया ने अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जगह ले ली है। बेशक वो क्योटिक है, बेशक वो कंट्रोल नहीं है, लेकिन जिस तरह दबाव सोशल मीडिया पे आ रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी आएगा। क्योंकि अगर सिर्फ कियोस जो है हमने फैलाना है, सिर्फ हमने वो इश्यूज लोगों को दिखाने जो उनके लिए रिलेवेंट नहीं है, तो ये इररिलेवेंट हो जाएंगे और फिर बाकी जो प्रेशर्स है वो किक इन हो जाएंगे। तो ये मीडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। सर मीडिया का सॉफ्टवेयर अपडेट तो सर कर रहे हैं ना ताकत के बलबूते पे। जान साहब, हम तो देख रहे हैं ना कि मीडिया का सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहता है। तो इस मामले के ऊपर फॉर एग्जांपल हामिद मीर साहब सर बड़े नामवर साहब हैं, वो आवाज उठाते रहते हैं मिसिंग पर्संस के लिए, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट तो कोई नहीं कर पाया सर। मेरे ख्याल में जो है वो अभी उन्होंने तमाम रेड लाइन क्रॉस किए हैं और मैं हैरान हूं कि अभी तक वो प्राइम
टाइम शो कर रहे हैं, जबकि वो हर रोज रियासत के खिलाफ उसी पेडिस्टल को इस्तेमाल कर रहे हैं। और उन्हीं की रेटिंग सबसे ज्यादा आ रही है सर, जो उन्हीं की नंबर 1 रेटिंग भी है, सबसे ज्यादा पैसा भी एडवर्टाइजर से वही उठा रहे हैं सर। तो ये बदकिस्मती है कि जर्नलिस्ट जो है वो जर्नलिज्म के लिबादे में, फ्री स्पीच के लिबादे में रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे को प्रमोट कर रहे हैं। ये काम अगर इंडिया करे तो की जा सकती है, अगर अफगानिस्तान करे तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई फॉरेन जर्नलिस्ट लंदन में, वाशिंगटन में करे तो हम तो कर सकते हैं, लेकिन एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो समझता है कि उसका कोई कॉज है, जो फ्री स्पीच पे यकीन रखता है, वो इस तरह यानी कियोटिक स्पीच जिससे नफरत बढ़ती है, जिससे इख्तलाफ बढ़ता है, जिससे पोलराइजेशन होती है, जो रियासत को मलाइन करती है, की इजाज़त वो इस्तेमाल कर रहे हैं और नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा वो रियासत के लिए क्या चॉइस छोड़ते हैं। अभी रिसेंटली जो वाक़यात हुए, 2 जर्नलिस्टों ने जो यूट्यूबर्स थे उन्होंने कहा कि जी हमें क्यों उठाया जा रहा है, तो रियासत के लिए फिर क्या चॉइस रह जाता है, या आप प्रोपेगेंडा बंद करें या फिर जो है ये प्रेशर आएंगे कि रियासत को मलाइन करने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती। राइट, अब ये सवाल भी ना ब्रिगेडियर साहब, आपने शुरू में कहा था कि जर्नलिस्ट अननेसेसरी सपोर्ट दे रहे हैं इन लोगों को, तो ब्रिगेडियर साहब मैं हैरान इस बात पे हूँ सर। नवाज शरीफ साहब ने जब लंदन में कहा था कि सर जनरल बाजवा का और जनरल फैज का एहतसाब होगा, तो शहबाज शरीफ साहब फौरन से उनके पास पहुंचे और बोला सॉफ्टवेयर अपडेट कर लीजिए, अब ये बात नहीं कीजिएगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने रिसेंटली अभी कहा था कि असेंबली में तहरीक लाएंगे, बाजवा साहब को भी पेश किया जाएगा, उस तहरीक के जरिए फैज साहब को भी, इमरान खान साहब को भी अगले दिन ही उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया कि लोगों को बात बहुत बुरी लगी। ये जो सहाफ़ी हैं, क्या इनका सॉफ्टवेयर अपडेट करना ब्रिगेडियर साहब इतना मुश्किल होता है क्या? ये तो छोटे छोटे लोग हैं सर, इनको आराम से उठा लिया जाता है, गायब भी कर लिया जाता है, 6-8 महीने तक उनको अपने पास हब से बेजा में भी रखा जाता है। तो हामिद मीर जैसों का सॉफ्टवेयर अपडेट करना इतना मुश्किल क्यों है ब्रिगेडियर हारिस नवाज? देखें, बात यह है कि क्या इंडिया में कभी किसी ने इस तरीके से अपने मुल्क के खिलाफ अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी पर बात की है? इन नोवेयर इन द वर्ल्ड दिस थिंग्स हैपन, इट्स ओनली इन पाकिस्तान। और फिर ये जर्नलिज्म तो नहीं है कि आप अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपका फोकस क्लियर होना चाहिए कि मुल्क की सिक्योरिटी के ऊपर, इंटेग्रिटी के ऊपर, मुल्क की इंटरनल सिचुएशन के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर यू कांट कॉम्प्रोमाइज, यू हैव टू वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। और लोगों में डिवाइड एनिमी के नैरेटिव है कि फ़ौज और अवाम को डिवाइड करो और फिर फ़ौज को कमज़ोर करो, बिकॉज दे सॉ कि 2020 तक पाकिस्तान ने मुल्क से टेररिज्म तकरीबन 85% ख़त्म कर दी थी। इट इज़ अमेरिकन गए हैं और उसके बाद से जो वेपन एमुनिशन के हाथ लगाए वो दोबारा शुरू हो गया। देन हु हैज़ टू सपोर्ट? इट इज़ मीडिया एंड सोशल मीडिया। वहाँ पर हमारे कुछ लोग जिससे बातें करते हैं, दे गेट ऑल बेनिफिट फ्रॉम पाकिस्तान, हर किस्म का खाना पीना रहना, और आप पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ बात करते हैं। आई वुड से इवन चले अगर इनएडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। कम अज़ कम उनको आप रोकें, उनको ब्रीफ करें, उनकी काउंसलिंग करें, और उसके बाद उनको बताया जाए कि आप मुल्क के खिलाफ क्यों बात करें। उनके जो मीडिया हाउसेस के ओनर्स है, दे मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट रिस्पांसिबिलिटी दे हैव टुवर्ड्स पाकिस्तान की सिक्योरिटी और पाकिस्तान स्टेबिलिटी के लिए। सेकंड, जब हम अफगानिस्तान की बात करें, देखें एक बात याद रखें, अफगानिस्तान पीसफुल मीन्स पाकिस्तान पीसफुल, और पाकिस्तान पीसफुल मीन बलोचिस्तान पीसफुल। दैट मीन कि वी कंप्लीट आवर गवादर पोर्ट और सीपैक बना लेंगे और हम इकोनॉमिक तरक्की करेंगे। नाउ ये हमारा बड़ा फोकस क्लियर होना चाहिए। इकोनॉमिक कंट्री है पाकिस्तान, उसके बाद न्यूक्लियर कंट्री है, नंबर 3 लड़ाका फौज है, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अच्छी है। ओनली वी नीड इज़ द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ताकि हम अपने फैसले अपनी मुल्की मफादात में करें, जो वो नहीं करने देना चाहते हैं। आप इंडिया को प्रैक्टिस यूज़ किया जा रहा है, ये कौन इसके खिलाफ बोल रहा है? देखिए, क्या अमेरिका ने कभी इंडियन को एडमॉनिश किया है? क्योंकि वो प्रॉक्सी चाइना के लिए और पाकिस्तान के लिए है। तो ये तो हमें क्लियर होना चाहिए। अब हमें अफगानिस्तान को कैसे करना है ये क्लियर होना चाहिए। इसके लिए हमारी क्या है, चाइना है, 2 न्यूक्लियर मुल्क, दोनों वीटो पावर, फिर ईरान है, पाकिस्तान है, टर्की, इस्लामिक मलिक, दे हैव टू पुट प्रेशर हियर, क्योंकि अफगानिस्तान ट्रबल क्लियर स्टेबल होगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। बी वेरी क्लियर अबाउट इट। राइट सर। अमेरिकन इसीलिए वेपन सब कुछ वहाँ छोड़ गए हैं कि वो इनके हाथ लगे, अफगानिस्तान में ट्रबल हो, यहाँ से सपोर्ट हो और पाकिस्तान अनस्टेबल है और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी न रहे। इसके लिए वेरी क्लियर, राइट सर, मेन फोकस अगर स्ट्राइक करनी भी पड़ती। राइट ब्रिगेडियर साहब, आई एम आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो वेरी मच ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब, सैयद मोहम्मद अली साहब एंड जाना चकजई साहब। आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ, आपने कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। आखिर में दुआ यही करूँगा कि यार अब इस कौम को इन झूठे प्रोपेगेंडा से निकाल यार अब, क्योंकि अगर ये कौम इसी तरह बेवकूफ़ बनती रही
तो इस मुल्क को बड़ा नुकसान होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।